नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। दिल्ली में आज भारत ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक। रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर होगी बातचीत। अंतिम चरण में ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन। सुप्रिया सुले ने कहा, आतंकवाद का नहीं होता कोई धर्म। रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को दी जा रही इंटरनेशनल फंडिंग पर उठाए सवाल। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से भारी नुकसान। सिक्किम में अब तक 1700 से ज्यादा टूरिस्ट को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। महीनों की अस्थिरता के बाद दक्षिण कोरिया को मिला नया राष्ट्रपति। लिबरल पार्टी के ली जे म्यूंग होंगे नए राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और आईपीएल को मिला नया चैंपियन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद में लहराया जीत का परचम। और अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भारत की यात्रा पर हैं। दिल्ली में आज रिचर्ड मार्ल्स और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और अन्य देशों के साथ कूटनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। रिचर्ड मार्ल्स की भारत यात्रा इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ है। ये साझेदारी दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में मजबूत सहयोग का आधार है। रिचर्ड मार्ल्स रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध और गहरे होने की उम्मीद है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में सर्वदलीय शिष्टमंडल कई देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में बेल्जियम की यात्रा करेगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख रखेगा। इससे पहले रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में सर्वदलीय संसदीय शिष्टमंडल ने लंदन की यात्रा की और वहां हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष और ब्रिटिश और भारतीय मीडिया से बात की। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम की जानकारी दी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख रविशंकर प्रसाद ने आतंकवाद और पाकिस्तान के संबंधों को उजागर करते हुए कहा कि जहां तक आतंकवाद का सवाल है, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए पूरे विश्व को एक साथ आना होगा। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को दिए जा रहे भारी भरकम अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये देखना चाहिए कि आर्थिक मदद का पैसा आखिर जा कहां रहा है। शशि थरूर की अगुवाई वाले सर्वदलीय शिष्टमंडल की अगर बात करें तो वो अपने दौरे के अंतिम चरण में अमेरिका पहुंच चुका। अमेरिका में ये प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखेगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति बताएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की शामवी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, शिवसेना के मिलन मुरली देवड़ा, बीजेपी के शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्य और टीडीपी के जीएम हरीश बालयोगी शामिल हैं। इससे पहले ये प्रतिनिधिमंडल पनामा, कोलंबिया और ब्राजील का दौरा कर चुका है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का कड़ा संदेश दुनिया के कई देशों में देने के बाद सर्वदलीय जो शिष्टमंडल हैं उनके भारत पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज रात को स्वदेश वापस पहुंचेगा। शिष्टमंडल में शामिल कई दलों के नेताओं ने मिस्र, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और कतर की यात्रा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखा। एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और बताया कि मिस्र, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और कतर सभी देश आतंकवाद के खिलाफ हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ एकजुट। मैं बड़ी विनम्रता से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरण रिजिजू, इनके मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने जो विश्वास हम सब पे दिखाया और हमारा पूरा डेलीगेशन 11 दिनों से
अभी आज 11वां दिन है, हम 4 देशों में जाए। बहुत अच्छा MEA ने जो मीटिंग्स करवाए, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और जो भी हमारी ट्रिप में जिन जिन से मिले, हर जो भी नेता हमें मिला या जो भारत के वेल विशर्स रहे हैं, सब ने हमें सिर्फ एक ही चीज़ कही कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और ऑपरेशन सिंदूर में हम पूरी ताकत से, जो घटना भारत में हुई है, इस ऑपरेशन में हम भारत के साथ हैं और भारत के सुख दुख में हम पूरी ताकत से भारत के साथ रहेंगे। वहीं कायरा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का चरित्र दोहरा है और इस समय पर कई बार ये बात सबूत के साथ सामने आती रही है। Was Osama bin Laden being discovered and neutralized in Abbottabad? He was not found in Allahabad. He was found in Abbottabad. So a state which could suck money out of the global coalition against terror led by the United States of America and shelter the biggest enemy of the United States of America and someone who's being hunted by the entire world is the greatest testimony to Pakistan's chicanery and doublespeak. So I think these 5 messages have very, very effectively gone across to our interlocutors. जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच चुका है। इस प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर का दौरा किया। राहुल गांधी के ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री पर विवादित बयान के बाद भाजपा नेता लगातार हमलावर हैं। इसी क्रम में भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी के अंदर प्रतिपक्ष नेता लायक योग्यता और परिपक्वता नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत की आज़ादी का हर कैलेंडर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के सरेंडर से भरा पड़ा है। विपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस प्रकार की आपत्तिजनक और ओछी टिप्पणी की है, उसके द्वारा एक बार पुनः उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि उनके अंदर नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद को धारण करने की योग्यता और परिपक्वता नहीं है। आपने 15 जुलाई 2011 को ये बोला था कि आतंकवाद को काबू नहीं पाया जा सकता, ये था आतंकवाद से सरेंडर। आपने केवल 2 साल पहले मार्च 2023 में विदेश में जाके बोला था कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका और यूरोप क्यों भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, ये होता है सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपने फौज को कार्रवाई की अनुमति नहीं दी आपकी सरकार ने, ये होता है सरेंडर। हिंदुस्तान की आज़ादी का हर कैलेंडर आपकी पार्टी, आपकी सरकार और आपके खानदान के सरेंडर के शर्मनाक कारनामों से भरा हुआ है। खबर असम से, जहां बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां 21 जिलों में 6,30,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हुई। श्रीभूमि लगातार दूसरे दिन भी सबसे अधिक प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। नगांव में 99,000 जबकि कछार में 89,000 लोग प्रभावित हुए हैं। हिलाकांडी में भी लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। कई क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश की वजह से सड़क, रेल और नौका सेवाएं बाधित होने से परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने असम और मेघालय के लिए ऑरेंज अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा के लिए येलो अलर्ट जारी किया। असम, मेघालय में अलग अलग जगहों पर आज गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलावा अलग अलग हिस्सों में गरज और बिजली के साथ भारी वर्षा की संभावना है। ASDMA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कुल 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम में कुल 511 राहत शिविर बनाए गए हैं। SDRF, DDRF, अंतर्देशीय जल परिवहन, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, स्थानीय प्रशासन कार्यालय लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं। अब तक 120 मेडिकल टीमों को तैनात किया गया, जिनमें सबसे ज़्यादा 68 टीमें कछार में हैं। SDRF की टीमों ने राज्य में तैनात 72 नावों के जरिए 863 से अधिक लोगों और 411 जानवरों को बचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से बात कर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उन्हें केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री शर्मा भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं।
मणिपुर में हुई भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका। राज्य में बीते कुछ दिनों से हो रही झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण इम्फाल घाटी और उसके आसपास के इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जल राहत 2 के तहत राहत और बचाव कार्य कर रही है। सेना ने बाढ़ से प्रभावित हुए इलाके से अब तक 1560 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। वांखई में सबसे ज़्यादा 584 लोगों को निकाला गया। JNIMS अस्पताल में जहां 569 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, उनमें 15 चिकित्सा रोगी ऐसे शामिल थे जिन्हें तत्काल देखभाल की ज़रूरत थी। खिताई चिंगम्बाम लईकई में 110 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सेना के जवानों ने विभिन्न स्थानों से 3 दिव्यांगों को बचाने के लिए विशेष मिशन चलाया है। मूसलाधार बारिश से नॉर्थ सिक्किम सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, जिससे तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया और सड़क, पुल और संपर्क मार्गों को नुकसान पहुंचा। नॉर्थ सिक्किम के मंगन जिले में जगह जगह भूस्खलन होने, मिट्टी धंसने और चट्टानों के गिरने से कई घर, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। हालांकि प्रशासन ने कुछ जगह सड़कों पर मार्ग खुल जाने की बात साफ तौर पर कही है, लेकिन अभी भी क्षेत्र जो ऐसे हैं जहां कई सड़कें बंद हैं। प्रशासन ने लगभग 1700 से ज़्यादा टूरिस्ट को सुरक्षित निकाला है, लेकिन अभी भी कई पर्यटक लांचुंग और लाचेन और छातिन में फंसे हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, स्टेट और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ साथ भारतीय सेना मिलकर फंसे लोगों को बचाने में लगी है और सीमा सड़क संगठन यानी BRO मलबा हटाने में जुटा है। साथ ही प्रशासन मोबाइल कनेक्टिविटी और पेयजल आपूर्ति को जल्द ठीक करने की कोशिश में जुटा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगन के लिए रेड अलर्ट और गैंगटॉक, सोरेंग जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने नॉर्थ सिक्किम के लिए सभी पर्यटक परमिट रद्द कर दिए और लोगों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। और हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट इस वक्त पाक्योंग सिक्किम से जुड़ गए हैं। उर्मिलेश, पूरे पूर्वोत्तर की अगर बात की जाए तो बारिश और बाढ़ की वजह से पूरे पूर्वोत्तर को आफत से जूझना पड़ रहा है। अगर देखें तो कैसे राज्य प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, और इसमें भी मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जो बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर NDRF, SDRF द्वारा किस तरह से किया जा रहा है? जी हाँ, चल बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आपने दर्शकों को बताया, सुबह से हम लोग बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर जो है बात अगर नॉर्थ सिक्किम की हम लोग करें तो यहाँ पर 30 और 31 तारीख को बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हुई थी, जिससे कि यहाँ पर जो है कई जगहों पर भूस्खलन हो गया था और तीस्ता जो नदी है वो अपने उफान पर थी, 30 से 40 फीट ऊपर बह रही थी, तो लिहाजा उसने भी इधर जो है काफ़ी नुकसान किया है। ऐसे में जो है यहाँ की सड़क और कई मकान भी इसके जद में आए हैं, तो निश्चित तौर से यहाँ पर जो है 30 और 31 तारीख के जो है उधर बात की जाए तो लांचुंग में जो पर्यटक गए थे घूमने के लिए, वो जो है वहाँ पर सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण, लैंडस्लाइडिंग होने के कारण जो है फंसे हुए थे। ऐसे में जो है प्रशासन ने लगातार तब से यहाँ पर 1700 के आसपास जो है जो पर्यटक सैलानी वहाँ घूमने गए थे उनको जो है वहाँ से रेस्क्यू करके निकाला है। अभी भी जो है प्रशासन से जो हमारी बात अभी सुबह हुई थी तो उन्होंने कहा कि 100 के आसपास जो है अभी वहाँ पर जो है पर्यटक फंसे हुए हैं। देखिए, आंचल की सिक्किम जो है पूरी पहाड़ी इलाका है और जो जाने का रास्ता है वो पूरा अवरुद्ध है। ऐसे में जो है एक मार्ग जो है हवाई मार्ग बसता है वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए। तो ऐसे में जो है मौसम जो है यहाँ पर बहुत ही विपरीत है। आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कम है। सेना का चॉपर कल जरूर यहाँ से उड़ा था और कुछ लोगों को जो है रेस्क्यू करके वहाँ से लाया था, लेकिन आज सुबह जब वो 5 बजे जो है यहाँ पर अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ, कुछ दूर तक वो उड़ा भी, लेकिन विजिबिलिटी न होने के कारण और मौसम खराब होने के कारण जो है वापस वो पाक्योंग जो ये एयरपोर्ट है यहाँ पर जो है दोबारा से वापस आ गया है। इसमें जो है तमाम जो क्योंकि प्रशासन की कोशिश है यहाँ पर कि जल्द से जल्द उस इलाके में मोबाइल और बिजली की जो कनेक्टिविटी है जो है उसको सुचारू कर दिया जाए, पेयजल की आपूर्ति वहाँ पर जो है सुचारू कर दी जाए। ऐसे में जो है एक टेक्निकल टीम भी यहाँ से जा रही थी जो कि इस चॉपर में बैठ करके जो कि उनको वहाँ ड्रॉप करते और वहाँ से जो सैलानी हैं उनको रेस्क्यू करके वापस लाती। लेकिन जो है सुबह से अभी तक जो है लगभग 11 बजे का समय, 11 बजे सदी का समय हो गया है और चॉपर ये खड़ा है सेना का यहाँ पर जो कि इंतजार कर रहा है कि कब मौसम साफ होगा और वो ये जो है यहाँ से अपनी उड़ान भरे और तमाम जो फंसे
फंसे हुए जो सैलानी हैं उनको जो है रेस्क्यू करके वापस जो है गैंगटॉक पाक्योंग लेके आए एयरपोर्ट पे। दूसरी तरफ जो है मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी कर दिया है आंचल, उससे जो है साफ दिख रहा है, क्योंकि देखिए आज यहाँ पर जो है जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ के लिए अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट, और जो गैंगटॉक और इधर का इलाका है उसके लिए जो है ऑरेंज अलर्ट किया है। तो हम देख भी रहे हैं कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, और ऐसे में जो है जो चॉपर है सेना का उसका उड़ान भरना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। दूसरी तरफ जो है एनडीआरएफ की टीम है वो वहाँ पर मौजूद है, सेना जो है हमारे आर्मी के लोग हैं जो वहाँ पर फंसे हुए लोग हैं, उन फंसे हुए लोगों को जो है वहाँ पर जो भी इमरजेंसी सेवा है, मेडिकल जो जरूरत है उन जरूरतों को वहाँ पर पूरा कर रही है। साथ ही उन लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर वहाँ पर ले जाया गया है, सेना का जो कैंप है वहाँ पर रखा गया है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए आंचल की ये सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्य है, हमारे दर्शक जानते हैं, ऐसे में जो है जब तक ये मार्ग जो है सुचारू नहीं होगा तो काफ़ी सारी दिक्कतें जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि जो राशन जाएगा और तमाम जो खाद्य सामग्री जाएंगी वो बाई सड़क ही, जो बाई रोड ही वहाँ जाएंगी। ऐसे में जो है बीआरओ की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक करे, लेकिन मौसम जो है यहाँ पर विपरीत है, बारिश हो रही है इस समय भी यहाँ पर, और दूसरी तरफ जो है बीआरओ जो है काम करने में उसे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं अगर जिन 1700 टूरिस्ट को बचाया गया है उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है, और एक व्यवस्था जो समझने की कोशिश मैं चाहूँगी आपसे उर्मिलेश कि जब इस तरह के बाढ़ के हालात होते हैं उसके बाद जो राज्य है उसके पुनर्वास की कोशिशें किस तरह से की जाती हैं, क्योंकि कई बीमारियां होती हैं जो पानी की वजह से वहाँ फैल सकती है, जो मवेशियों के लिए वहाँ के जो उपजाऊ भूमि है उसके लिए भी खतरनाक होती है। ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए राज्य प्रशासन कैसे काम करेगा? देखिए आंचल, सबसे पहले तो प्रशासन की जो कोशिशें होती हैं वो वहाँ पर जो लोग फंसे होते हैं, चाहे वो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अभी कई जगहों पे जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, कहीं पे भूस्खलन आ रखा है, जैसे कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कई लोग जो है पुनर्वास जो केंद्र बनाए गए हैं, रिलीफ सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर रह रहे हैं। तो निश्चित तौर से ऐसे में प्रशासन की सबसे बड़ी कोशिश रहती है कि पहले तमाम लोगों को जो है सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए, मवेशियों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए, वहाँ सुरक्षित जगह पर उनको जो है खाने पीने और दवाई की जो है पूरे जो साधन है वो मुहैया कराए जाएं। क्योंकि देखिए अभी जो है जैसे कि असम की बात करें तो असम में लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, कई लाखों लोगों को जो है राहत शिविर में पहुंचाया गया है। ऐसे में जो है वहां पर प्रशासन की नज़र होगी कि यहाँ पर किसी तरीके से, क्योंकि बाढ़ जाने के बाद जब बाढ़ का पानी कम होता है या बाढ़ जो है कम हो जाती है, नदी का अपने जल स्तर से कम जो है हो जाती है, उसके बाद वहाँ पर कई सारे संकट शुरू होते हैं। जहाँ एक तरफ जो है खेती, क्योंकि खेती जो है अपनी नदी के जो किनारे के जो गांव होते हैं या जो बसावट होती है वो नदी जो है अपने साथ बहा के ले जा देती है। ऐसे में जो है प्रशासन जो है इसका आकलन करता है कि जो फसलों का नुकसान हुआ है, जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन जो है कोशिश करता है। दूसरी तरफ जो है जो लोग रह रहे हैं उनको किसी प्रकार की, क्योंकि देखिए जब बाढ़ के हालात होते हैं उसमें कई सारी बीमारियों का भी जो है जन्म होता है। ऐसे में जो है बीमारियों के रोकथाम के लिए जो है वहाँ पर मेडिकल टीम जो है तैनात की जाती है। और यहाँ पर की अगर बात की जाए सिक्किम की, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम यहाँ पर जो है काफी प्रभावित हुआ है उस मूसलाधार बारिश के बाद 30 और 31 के बाद, तो ऐसे में यहाँ पर प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से यहाँ पर जो है सड़क मार्ग जो है ठीक किया जाए, वहाँ पर जो है टीमें भेजी जाएं, वहाँ पर जो है बिजली और तमाम जो अन्य सुविधाएं हैं उनको जो है जल्द से जल्द सुचारू किया जाए, और जो जीवन है जनजीवन है उसे पटरी पर जो है लाया जाए। ऐसे ही तमाम जो नॉर्थ ईस्ट के, चाहे मणिपुर हो या आसाम हो, वहाँ पर भी जो है प्रशासन की कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि वो जो है जल्द से जल्द जो है वहाँ पर चाहे मेडिकल की टीम हो या फिर खाने पीने की किसी चीज़ की कमी न हो राहत शिविरों में। उसके अलावा जो है वहाँ पर जो है ये जब जो है ये बाढ़ की स्थिति थोड़ा कम हो जाए या जल स्तर नदी का कम हो जाए, उसके बाद वहाँ पर जो आर्थिक क्या नुकसान हुआ है उसका भी आकलन करेगा, और कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं या जो वहाँ के निवासी हैं उनको जो है सहायता प्रदान करेगा। वहीं अगर राहत शिविरों की बात की जाए, किस तरह से जो ज़रूरत का सामान है उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है राहत शिविरों में? जी, अगर बात आंचल सिक्किम की जाए तो यहाँ पर जो है आर्मी को जो है जिम्मा सौंपा गया है। देखिए यहाँ पर जो है कई सारी टीमें जो है राहत और बचाव काम में लगी हैं, चाहे वो आईटीबीपी हो या आर्मी हो या एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, यहाँ की स्थानीय प्रशासन हो, सिक्किम पुलिस हो, ये तमाम जो है वहाँ पर लगे हुए हैं। और नॉर्थ जो सिक्किम का ये एरिया है वहाँ पर देखिए कि क्योंकि वहाँ पर पर्यटक या सैलानी बहुत सारे जो है दुनिया भर के सैलानी जो है सिक्किम घूमने के लिए आते हैं। सिक्किम अपने आप में आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनिक जो है फूड
फूड स्टेट है, यहाँ पर जो है जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो खाने के लिए मिलती हैं। यहाँ टूरिस्ट का जो है आकर्षण का केंद्र है। ऐसे में जो है बहुत सारे टूरिस्ट जो है नॉर्थ सिक्किम घूमने गए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत खूबसूरती है। और जब जो है 30 और 31 तारीख को यहाँ पर जो मूसलाधार बारिश हुई है, वहाँ पर कई सारे टूरिस्ट फंसे थे। तो वहाँ पर जो है आर्मी के लोगों ने, ITBP के लोगों ने, NDRF के लोगों ने, स्थानीय प्रशासन ने जो है वो जिम्मा संभाला है। वहाँ पर जो रेस्क्यू किया गया है चॉपर से, उनको उसमें जो है जो प्राथमिकता दी गई है वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो है पहले प्राथमिकता दी गई है। और कल जो चॉपर जो है रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया है, ये पाक्योंग जो एयरपोर्ट है आंचल, यहाँ पर लेके आया था। तो वो सीनियर सिटीजन है, उसमें महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनको लेकर के यहाँ पर सबसे पहले लेके आया था। आज उसकी कोशिश थी कि बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको जो है जल्द से जल्द यहाँ लाए। और वहाँ पर दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो जरूरत का सामान अगर है, क्योंकि वैसे तो वहाँ पर पूरा जिम्मा आर्मी संभाल रही है, ITBP है, NDRF है, लेकिन अगर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़ती है तो यही सेना का जो हमारा चॉपर यहाँ पर खड़ा है वो आवश्यक सामग्रियों को वहाँ तक पहुँचाए। लेकिन अभी जो है आर्मी वहाँ पर जो है पूरा मोर्चा संभाली हुई है, NDRF संभाली हुई है, ITBP संभाली हुई है। लिहाजा जो है यहाँ से जैसे ही मौसम साफ होगा, तुरंत जो है प्रशासन की और आर्मी की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द यहाँ से अपना जो हेलीकॉप्टर है उसको जो है यहाँ से उड़ाया जाए। और वहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं, अब जो है बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं, उनको जल्दी रेस्क्यू करके जो है उनके गंतव्य को पहुँचाया जाए। आंचल, वहीं अगर बात की जाए सिक्किम की, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं उर्मिलेश, ख़ास तौर पर जहाँ जो लोग, जिन नदियों का जलस्तर बढ़ा है उसकी वजह से इस पूरी मौसम की दिक्कत में हम डबल मार झेल रहे हैं, वहाँ से लोगों को कैसे राहत शिविरों में जो पहुँचाया जा रहा है, जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ से लोगों की इस व्यवस्था को कैसे सुनिश्चित कर रहा है SDRF NDRF मिलकर? जी बिल्कुल, देखिए आंचल, अगर बात नॉर्थ ईस्ट सिक्किम की जाए तो यहाँ पर NDRF है, SDRF है, ITBP है, आर्मी है। आर्मी के कैंपों में वहाँ से लोगों को ले जाया जा रहा है, क्योंकि देखिए चारों तरफ से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है, लैंड स्लाइडिंग हो गई है और कई सारे घर जो है, क्योंकि तीस्ता नदी यहाँ बहती है तो उसके और लैंड स्लाइडिंग के चलते जो है यहाँ पर कई घरों को भी नुकसान पहुँचा है। तो ऐसे में आर्मी की और जो है NDRF के, ITBP के जो जवान हैं हमारे, वो जो है इस समय तमाम लोगों को जो है रेस्क्यू करके अपने कैंप में, आर्मी के कैंप में पहुँचा रहे हैं। और वो जो है वहाँ से फिर उनको जैसे ही मौसम खुलेगा तुरंत जो है यहाँ से आर्मी का जो चॉपर है, सेना का जो चॉपर है, वो यह है पाक्योंग एयरपोर्ट है, यहाँ से उड़ेगा और जो है वो वहाँ से जो है रेस्क्यू करके वापस लाएगा। इस बीच जो है BRO ने, हम देख रहे हैं कि दिन रात वो कोशिश कर रहा है। परसों 2 से 3 दिनों से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर BRO की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द जो है सड़क को जो है, सड़क मार्ग को ठीक करे। क्योंकि देखिए अभी तो वहाँ पर रेस्क्यू की सबसे पहले ज़रूरत है और वहाँ पे आवश्यक सामग्रियाँ पहुँचाने की ज़रूरत है, लेकिन सड़क मार्ग जब खुलेगा तो वहाँ पे जो है निश्चित तौर से वहाँ पर जो है और भी सामग्रियाँ, खाद्य सामग्रियाँ पहुँचाने में आसानी होगी। क्योंकि देखिए वो इलाका जो है काफ़ी दूरस्थ इलाका है, वहाँ पर सड़क मार्ग अवरुद्ध है, वहाँ बिजली अवरुद्ध है, उसके अलावा वहाँ पर फ़ोन कनेक्टिविटी अभी अवरुद्ध है, वहाँ पर जो है पेयजल की सुविधा जो है मुहैया करानी की जरूरत है। भले वहां पर अभी आर्मी ने जो है तमाम सुविधाएं, क्योंकि देखिए वहां पर जो लैंडलाइन फोन है वो तमाम जो टूरिस्ट हैं उन टूरिस्टों को जो है फोन करने की सुविधा आर्मी की तरफ से दी गई है कि आप जो है फोन का यूज करिए, अपने घरों में बता दीजिए कि आप सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ जो है जो एक वहां पर राहत शिविर बनाया गया है, उस राहत शिविर में उनको जो है निकटवर्ती राहत शिविरों में वहाँ पे पहुँचाया गया है। वहाँ पे खाने पीने और जो मेडिकल की जो टीम है आर्मी की, वो जो है उनकी जो मेडिकल की टीम है वहाँ पे जो है जो किसी को कोई इमरजेंसी हो रही है तो मेडिकल की टीम को जो है वहाँ पे उपचार कर रही है। साथ ही अगर बात की जाए पूरे नॉर्थ ईस्ट की, तो यहाँ पर जो है मणिपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आसाम राइफल और जो स्थानीय प्रशासन है उसके साथ मिलकर के, NDRF के साथ मिलकर के वहाँ पे जो है राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं। वहीं अगर आसाम और मेघालय की बात की जाए, क्योंकि बॉर्डर के इलाका है, अरुणाचल की बात की जाए तो वहाँ पे भी NDRF है और सेना के जवान वहाँ पर जो है मदद कर रहे हैं। आसाम में अभी सबसे ज़्यादा बाढ़ की जो बात की जाए तो आसाम जो है इसकी चपेट में सबसे ज़्यादा है, बाढ़ के कुछ इलाके आसाम के। तो ऐसे में जो है जहाँ बाढ़ के जो क्षेत्र हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ से लोगों को जो है सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। साथ ही जो है अगर जो तमाम उनके मवेशियों को और उनके जो है जरूरत के सामानों को भी वहां पर रखा गया है। जो राहत शिविर है लगातार प्रशासन जो है वहां पर देखभाल कर रहा है। उसके अलावा वहां पर सेना है, NDRF है, वहां पे जो है खाने पीने और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन ने अलग अलग टीमें जो है वहां पर लगा रखी हैं। आचरण, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे सिक्किम से साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, अब सिक्किम के बाद बात कर लेते हैं
राजस्थान की, जहां एक बार फिर मौसम ने करवट ली। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आगामी 2 से 4 दिन तक तेज आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। बात केरल की, जहां मानसून की शुरुआत 24 मई को हुई थी। इसके बाद से राज्य में बारिश का दौर लगातार जारी है। राज्य में भूस्खलन की आशंकाओं को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें संवेदनशील इलाकों का मुआयना करने में लगी हुई हैं। राज्य के इडुक्की जिले के देवीकुलम तहसील में एनडीआरएफ की टीम ने मुआयना किया। टीम ने कमान इंस्पेक्टर प्रशांत जेसी की अगुवाई में विभिन्न स्थानों पर तहसीलदार और गाँव के अधिकारियों से बातचीत भी की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल फ्रांस के बाद आज से इटली के दौरे पर। इस दौरान वो भारत और इटली के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए कई बैठकों में भाग लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस दौरान ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वियारा के साथ बैठक की और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच भारत ब्राजील आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक के दौरान विश्व व्यापार संगठन के व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय व्यापार से संबंधित कई मुद्दों पर बहुत अच्छी चर्चा हुई। वहीं पेरिस में पीयूष गोयल इंडिया फ्रांस बिजनेस फोरम में शामिल हुए। बिजनेस फोरम में उन्होंने भारत की स्किल्ड और टैलेंटेड वर्कफोर्स और व्यापार करने में आसानी के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की बात कही। साथ ही उन्होंने दोनों देशों की कंपनियों को एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए क्षमताओं का लाभ उठाकर कोलैबोरेट करने की दिशा में प्रोत्साहित किया। वहीं पीयूष गोयल ने इंडिया फ्रांस सीईओ फोरम स्मॉल ग्रुप मीटिंग को भी संबोधित किया। इस इंटरैक्टिव सेशन में प्रौद्योगिकी, एआई, शिक्षा, स्टार्टअप सहित भारत फ्रांस सहयोग के कई पहलुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान पीयूष गोयल ने बताया कि किस तरह फ्रांसीसी कंपनियां भारत पर विश्वास कर रही हैं, यहां निवेश कर रही हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है। प्लांट है टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये एसएमएस स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस, जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अयोध्या की, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर श्री राम दरबार सहित अन्य विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है। राम जन्मभूमि के पहले तल पर राम दरबार, परकोटा के 6 मंदिर, शिवलिंग, गणपति, हनुमान, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा, साथ में शेष अवतार मंदिर में देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए राम मंदिर को सुंदर रोशनी से सजाया गया। मुख्य प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में होगी। देश भर के 101 आचार्यों की मौजूदगी में मंत्रोच्चारण के साथ इसे विधि विधान से संपन्न करवाया जाएगा। आपको बताएं कि साल 2024 में 22 जनवरी को भगवान श्री राम बालक स्वरूप में स्थापित किए गए थे। अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। इस दरबार में भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगे। दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसन्नता जताई। बहुत भव्य तरीके से प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया की गई और वेद मंत्रों द्वारा, वैदिक विद्वानों द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों द्वारा यह प्रक्रिया की जा रही है। इससे पहले हम 2014 में आए थे, तब यहाँ पे कुछ नहीं था और आज हमने यहाँ पे आके देखा है, तो आज ये हमारी शायद पीढ़ियाँ इसको देखने के लिए तरस रही होंगी आप, और हमारे तो भाग्य खुल गए कि जो हम यहाँ पधारे। राम जी का दर्शन हुआ
बड़ी नजदीक से श्रृंगार आरती में दर्शन हो गया। इतना हमने सोचा भी नहीं था कि इतना पास जाके हम कर लेंगे। सजावट तो बड़ी अच्छा लगा। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम आज इसी दिन आ गए हैं। हमको मालूम नहीं था, यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि ऐसी व्यवस्था है। तो मैं रात में ही रुक गया और सुबह दर्शन किया। अमेरिकी अरबपति और टेस्ला के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के सीईओ एलन मस्क के पिता एरल मस्क इस वक्त भारत दौरे पर हैं। भारत पहुंचे एरल मस्क आज अयोध्या जाएंगे। यहां पर वो रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन करने की इच्छा उन्होंने खुद जताई। एरल मस्क ने अपने एक बयान में कहा कि वो राम मंदिर आने के लिए बेहद उत्सुक हैं। भारत पहुंचे मस्क ने भारतीय संस्कृति की तारीफ की। उन्होंने खुद कहा कि राम मंदिर का दौरा करने के लिए वो बेहद उत्सुक हैं। वो भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को अद्भुत मानते हैं। राम मंदिर जाने को लेकर उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बेहद खास अनुभव होगा। मस्क का अयोध्या आगमन उनकी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति जुड़ाव को दर्शाता है। इतना ही नहीं, अपने बयान में मस्क भगवान शिव की महिमा का भी बखान कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गईं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी AACB ने समन जारी किया और इस मामले में भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली की पूर्ववर्ती आप सरकार की सारी करतूत जनता के सामने है। AACB ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को सम्मन करके जो हमारी कंप्लेन थी उसको संज्ञान जो लेके उन्होंने जो FIR करी है उसका संज्ञान लेते हुए जो मनीष सिसोदिया जी को 9 जून को बुलाया है और सत्येंद्र जैन को 6 जून को बुलाया है। 5 लाख का कमरा 30 लाख में जो बनाया, हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ उसमें FIR हो चुकी है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ। कानून तो काम कर रहा है लेकिन दिल्ली की जनता देख रही है कि किस प्रकार से इन्होंने जनता की गाड़ी कमाई का पैसा क्लासरूम, बच्चों के क्लासरूम्स को के नाम पर लूट लिया और लोगों को ठग लिया। ये सब कुछ जनता देख रही है। पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के डोडा में कृषि विभाग ने भालरा भद्रवाह में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और इस आयोजन में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसानों का मानना है कि इस अभियान से उन्हें खेती से कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने को लेकर नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। सरकारी गैस कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के शुष्क इलाकों में बखरी टिब्बा DSF ब्लॉक से गैस उत्पादन शुरू कर दिया। ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी देश की अग्रणी अपस्ट्रीम कंपनियों में से एक है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को खोजने और निकालने में शामिल कंपनी को अपस्ट्रीम कंपनी कहा जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बखरी टिब्बा DSF ब्लॉक से 3 MWP कुओं की सफलतापूर्वक ड्रिलिंग और DSF थर्ड ब्लॉक से तेजी से मुनाफा कमाकर एक बेंचमार्क स्थापित किया। इनसे 67,200 SCMD गैस की आपूर्ति हुई, जिसे आगे 100 MSCMD गैस के उत्पादन तक बढ़ाया जाएगा। अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसी FBI ने खतरनाक जैविक हथियार की तस्करी के आरोप में चीन के एक शोधकर्ता को गिरफ्तार किया। जैविक हथियार द्वारा आतंक फैलाने को एग्रो टेररिज्म का नाम दिया गया। चीनी शोधकर्ता युनकिंग जियान पर आरोप है कि उन्होंने फ्यूसेरियस ग्रामिनीरम नामक एक खतरनाक फंगस को अमेरिका में तस्करी कर वो लाई। FBI प्रमुख काश पटेल ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि युनकिंग जियान मिशिगन विश्वविद्यालय में काम कर रही थी और वो जिस फंगस को तस्करी कर लाई वो हेड ब्लाइट नामक बीमारी का कारण बन सकता है, जो गेहूं, जौ, मक्का और चावल की बीमारी है, जिससे इंसानों और पशुओं दोनों में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं होती हैं। काश पटेल ने एक्स पर लिखा कि अब तक जो सबूत मिले उससे ये पता चलता है कि जियान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी व्यक्त करने और पैसे के लिए तस्करी में शामिल हुई। जियान के अलावा उसके मित्र जुन योंग लियू पर तस्करी में शामिल होने के आरोप लगे हैं। ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन चुनाव परिणामों के बाद उम्मीद की जा सकती है कि महीनों से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे दक्षिण कोरिया में स्थिरता आएगी। लिबरल पार्टी के ली जे म्यूंग को 49.3% से ज़्यादा वोट हासिल हुए। वहीं मुख्य कंजर्वेटिव उम्मीदवार किम मून सू ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार को स्वीकार कर लिया। दक्षिण कोरिया में करीब 27 साल बाद
वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा 80% से ज़्यादा रहा। ये चुनाव ऐसे समय में हुआ जब पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल द्वारा मार्शल लॉ लागू किए जाने से देश में राजनीतिक उथल पुथल मच गई। ऐसे में कई महीनों की अस्थिरता के बाद दक्षिण कोरिया को नया राष्ट्रपति मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली जे म्यूंग को कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, ली जे म्यूंग को कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई। भारत कोरिया गणराज्य की विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत और विस्तार देने के साथ साथ मिलकर काम करने की आशा रखता है। पिछले 11 सालों में भारत ने अपनी संस्कृति की रक्षा करने और उससे दुनिया के साथ साझा करने के लिए बड़े कदम उठाए। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया, पवित्र स्थलों में सुधार किया गया और पुरानी परंपराओं को फिर से जीवित किया गया। आज भारत की समृद्ध संस्कृति न केवल देशवासियों को गौरवान्वित कर रही है बल्कि दुनिया भर में अवलोकित हो रही है। देखिए पिछले 11 सालों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा पर ये खास रिपोर्ट। भारत की संस्कृति के इंद्रधनुषीय रंगों ने पूरी दुनिया को प्राचीन काल से ही आकर्षित किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में हुए मंदिरों के जीर्णोद्धार, तीर्थ स्थलों के पुनर्विकास और कई परियोजनाओं की शुरुआत से न सिर्फ देश की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण हुआ है, बल्कि भारत की प्राचीन परंपरा और समृद्ध संस्कृति से जन जन का जुड़ाव बढ़ा है। केंद्र सरकार ने मंदिरों के गलियारों और तीर्थ स्थलों के पुनर्विकास पर फोकस किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना और असम के मां कामाख्या मंदिर में बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। गुजरात में जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और पार्वती मंदिर का विकास भी किया गया है। केदारनाथ मंदिर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना की गई है। पीएम मोदी के कार्यकाल में ही अगस्त 2020 में अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ और भव्य मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया। प्रमुख विरासत गलियारों और प्रतिष्ठित स्थलों को विकसित करने के अलावा प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न धर्मों के प्रमुख पूजा स्थलों का कायाकल्प करने का प्रयास किया गया है। इसमें मस्जिद, चर्च और तीर्थ स्थल शामिल हैं। स्वदेश दर्शन योजना ने यात्रा स्थल के बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा दिया है। हृदय योजना ने 12 विरासत शहरों को विकसित करने पर फोकस किया है। साथ में ये पहल भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही है और साथ ही देश भर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इसी का नतीजा है कि 2024 में भारत में 9 मिलियन से ज्यादा विदेशी पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया, जिससे 2,77,842 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आय हुई। केंद्र सरकार ने भारत की विविध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संबंधों को मजबूत किया है। काशी तमिल संगमम के दोनों चरणों में काशी और तमिलनाडु के बीच सभ्यतागत संबंधों का उत्सव मनाया गया। महाकुंभ 2025 अब तक के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक बन गया है। केवल एक महीने में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हुए, जो 45 दिनों में अपेक्षित 45 करोड़ को पार कर गया। भारत का योग शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में समर्पित करने का प्रस्ताव रखा। आज दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की विशेष तैयारियां चल रही हैं। ये योग की वैश्विक स्वीकार्यता को दिखा रही हैं। देश की संस्कृति को मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में नई ऊर्जा मिली है। देश के भूले बिसरे नायकों को याद किया गया है। आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर प्राचीन ज्ञान को संरक्षित किया गया है। आध्यात्मिक सर्किट और आधुनिक तीर्थ सुविधाओं के माध्यम से भारत की सभ्यता, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। इन सभी प्रयासों ने भारत की भावना को गर्व के साथ दुनिया भर तक पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स भारत की यात्रा पर हैं। दिल्ली में आज रिचर्ड मार्ल्स और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच द्विपक्षीय बैठक से पहले रिचर्ड मार्ल्स दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे और वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर दुनिया के कई देशों में भारत का कड़ा संदेश देने के बाद शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला सर्वदलीय शिष्टमंडल स्वदेश लौट आया। ये शिष्टमंडल यूएई, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और सियरा लियोन का दौरा करने के बाद भारत लौटा। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि अलग अलग देशों ने पहलगाम घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया। और इस वक्त भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी जो प्रवक्ता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। भारत के पक्ष को गंभीरता के साथ और पूरे राष्ट्र की एकजुटता के साथ रखकर वापस आ रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के स्वघोषित स्वनामधन्य सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, वैसे राहुल गांधी जी की बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता पर आप सभी लोग परिचित हैं। मात्र 1 वर्ष पहले की बात है, आज 4 जून है। 4 जून को चुनाव परिणाम आए थे। तीसरे अटेम्प्ट में 3 अंक ना पाने को जिसको अद्भुत सफलता नजर आ रही हो और पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए हो, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जिसको पराजय नजर आ रही हो, उसकी कितनी समझ है और उसका कितना विवेक है, यह भली भांति समझा जा सकता है।
राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं दूसरा बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि अगर आपको यह समझना है सरेंडर, तो याद करिए राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा, इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया, यह था सरेंडर। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 1965 में जीता हुआ हाजीपीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का कैनेडी को लिखा गया लेटर है, जिसमें उन्होंने सीधे कहा है कि अमेरिका आकर अमेरिकन पायलट्स हमारी एयरफोर्स को संभाले, जो 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत साफ कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता हैं जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत हैं, जिसे आप मानने को तैयार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत माता के उस शेर की तरह हैं। आपको पता होगा, एक संस्कृत का वाक्य है, न अभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगा विक्रमार्जित राजस्य स्वयं मृगेंद्रता। मृगेंद्र शेर के लिए होता है और उसके अंदर स्वयं वो क्षमता होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं। और आपके खानदान के सरेंडर आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडर में भरे पड़े हैं। इसीलिए मैं राहुल गांधी जी के लिए यह पंक्ति कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि आदतन, फितरतन, शरारतन, व्याकुलता के कारण या कुटिलता के कारण आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, भारत सरकार के खिलाफ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए, हमें बर्दाश्त है। पर भारत के स्वाभिमान और भारत की सेना के लेकर आप झूठ बोलेंगे तो यह कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसे सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न आमंत्रित है मोहित भट्ट। denied it. They have said it was Pakistani DGMO who called us
On the issue of US President statement, Government of India has clarified n number of times that there was no third party mediation. And if they want to believe that whatever the US President was saying, it is correct, then in that he has also mentioned the nuclear conflict. He has averted, as per the US President, Mr. Donald Trump, he is saying that he has averted a nuclear conflict, which has been categorically denied by Government of India and the Foreign Ministry. Then in that case, you are not ready to accept the total statement. And I would also like to remind, during the run-up for the presidential election, there is a video available of President Trump in which he was saying that he once talked to Prime Minister Modi and he's saying that one country is annoying you or irritating you too much, and he said, you can guess the which country is. And I can ask them to stop those things. Then it is the statement of Donald Trump when he was running for presidentialship. Then Modi ji said, no, we have taught them lessons several times. I will do it, I will do it, I will do it. वैसे राहुल गांधी जी को चूंकि जब वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी विदेश में जाके अमेरिका से गुहार लगा चुके हैं, तो उन्हें ये ज्यादा नजर आता होगा। इस कारण से इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता। वैसे ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 31 मई को एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन वाज किल्ड इन 2020 और जो 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ही वाज अ रोबोट क्लोन। तो मुझे लगता है कि कितना भरोसा, बल्कि मैं अमेरिकी सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि भाई ये बयान उन्होंने अपने ऑफिशियल जो ट्रूथ करके उनका एक सोशल मीडिया है उस पे दिया है, तो राहुल गांधी इस पे भरोसा करते हैं नहीं? मुझे लगता है इस पे बता दे तो बेटर रहेगा। वैसे इस तरह के बयान देकर मैं एक बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं 9-10 अगस्त की दरमियानी रात को 2:30 बजे मेरे जनरल आसिफ मुनीर ने मुझे जगा कर ये कहा कि वजीर आजम साहब, पाकिस्तान के कई एयर बेसेस के ऊपर अटैक हो गया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों का कबूलनामा है। फिर वो अजरबैजान में भी जाके बोले कि हम तो फजर की नमाज का इंतजार कर रहे थे कि 4:30 के बाद अटैक करेंगे, उससे पहले ही इंडिया ने अटैक कर दिया रात्रि के 3 पहर में ही। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं। पुनः रिवर्स ऑर्डर में शुरू करता हूं। मार्च 2023 राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और कहते हैं व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर व्हाट इज हैपनिंग इन डेमोक्रेसी इन इंडिया, दे आर नॉट इंटरफेयरिंग। यह था सीधा सरेंडर। अब आप आइए, 15 जुलाई 2011 को राहुल गांधी कहते हैं इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप टेररिज्म। यह था टेररिज्म के आगे सरेंडर। 26/11 के मात्र 9 महीने बाद जुलाई 2009 में पाकिस्तान के साथ उस समय की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन, अगेन आई एम री एम्फसाइजिंग, न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करती है और वो कहती है टेररिज्म से कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा। यह था टेररिज्म। और आप सुन रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जो कि प्रवक्ता हैं। भाजपा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जहां पर उन्होंने कहा कि विपक्षी दल जिस तरह से अपने सांसद होने का एक प्रतीक देते हैं वो परिपक्वता अभी तक राहुल गांधी में नहीं है। जिस तरह का विवादास्पद बयान उन्होंने सेना के शौर्य और परचम को लहराते हुए दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को स्वयंभू समझने की जो आदत बन चुकी है इसे निराधार बताना बेहद ज़रूरी है और वो माफ़ी मांगे जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने सेना और राष्ट्र के सम्मान में कही है। जिस तरह का एटीट्यूड कांग्रेस पार्टी का रहा है सरेंडर करने का, भ्रष्टाचार का, ये उनकी पार्टी लाइन है और वो इसी को समझते हैं। लेकिन अगर वो भाजपा के खिलाफ कुछ कहते तो शायद वो बर्दाश्त कर लिया जाता, लेकिन जिस तरह का विवादास्पद और गलत निराधार बयान उन्होंने सेना और सेना के शौर्य और
साहस के खिलाफ दिया है, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।